हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे हम आज, जो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। हम आज डिस्कस करेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है जावा के अंदर और वो क्यों जरूरी है हमारे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, और हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो उसको पहले हम एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे चलते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल वे में अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर एक प्रोग्राम बना के हम अपने थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअल में है क्या। Thread synchronization in Java is a mechanism to ensure that multiple threads can safely access shared resources or execute critical section of code without causing inconsistent or erroneous results. थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है हमारे जावा के अंदर, जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि हमारे मल्टी थ्रेड्स हमारे प्रोग्राम के अंदर शेयर्ड रिसोर्स को और जो क्रिटिकल सेक्शन का कोड है उसको विदाउट एनी इनकंसिस्टेंसी और विदाउट एनी एरर के वो यूज कर पाए, और हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो जो हमारा डिजायर रिजल्ट होना चाहिए वही आए। ये सब काम कैसे हो सकते हैं? हमारे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म के थ्रू ही हो सकते हैं। अगर हम मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को यूज नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो रिजल्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। It is essential in multi-threaded program where thread might concurrently access shared variable or objects। यहाँ पे वही कहा गया है कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें जब हम हमारे मल्टीपल थ्रेड कंकरेंटली रन करते हैं तो उस केस में हम अपने प्रोग्राम की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना मस्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्यों है हमारे रिक्वायर्ड है हमारे प्रोग्राम के अंदर। Why synchronization is needed? When multiple threads access shared resources simultaneously, जब multiple thread एक shared resource को simultaneously use करते हैं तो क्या हो सकता है? Race condition can occur where the output depend on the sequence of thread execution। एक रेस कंडीशन अकर हो सकती है जहाँ पे हमारे थ्रेड्स डिपेंड हमारे थ्रेड से उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सीक्वेंसली। इस रेस कंडीशन एक्चुअल में है क्या कि जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर लूप के थ्रू इटरेशंस चला रहे हैं और वहां पे उस पर्टिकुलर इटरेशंस के थ्रू वन बाय वन हमारे जो शेयर्ड रिसोर्स को थ्रेड्स यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक रिसोर्स उसको अपडेट करता है, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर कोड के ऊपर। तो अगर हमने सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रखा था उसको, तो जो सेकंड जो कंकरेंट थ्रेड चल रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, वो इनकंसिस्टेंस और इनकरेक्ट इनपुट को और उस इनकरेक्ट डेटा को रीड करेंगे, और जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारा एक तरीके से इनकंसिस्टेंट वे में हमें प्रोड्यूस करेगा। तो उस पर्टिकुलर रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करना चाहिए हमें प्रोग्राम के अंदर। दूसरा क्या है हमारा, डाटा इनकंसिस्टेंसी इशू कैन राइज। ये भी वही चीज है कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हमने अपने शेयर्ड रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज करवाने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं किया तो हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, और वो इनकंसिस्टेंसी के इशू हमारे प्रोग्राम के अंदर रेज करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। इफ टू थ्रेड्स इंक्रीमेंट ए शेयर्ड काउंटर, दे माइट ओवरराइट ईच अदर्स अपडेट लीडिंग द इनकरेक्ट रिजल्ट। ये जैसे मैंने अभी बताया था, मान लें एक काउंटर लेके चलते हैं हम और वो काउंटर मल्टीपल थ्रेड्स शेयर्ड वे में मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में उस काउंटर को एक्सेस करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक दूसरे के रिजल्ट को अपडेट करके ओवरराइट करते रहेंगे, और ये ओवरऑल जो अपडेशन का जो प्रोसेस होगा वो हमारे एंड रिजल्ट को इनकंसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा हम एज एन आउटपुट के रूप में। तो इस इश्यू से बचने के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर। टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या, कितने टाइप की सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेसेस हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया था डिस्कस करना, तो उस टाइम पे बताया था मल्टी थ्रेडिंग की यूज क्यों थी हमें, क्योंकि हमें मल्टीटास्किंग करवाने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर,
और मल्टीटास्किंग दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो प्रोसेस्ड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है और एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग टास्किंग होती है। तो जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है वो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग के अंदर यूज होता है, और ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल होता है। दूसरा जो सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट हमारा जावा के अंदर है वो है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड विद इन ए प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हैं वो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होती है। इन जावा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू, जावा के अंदर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फर्दर दो मेन पार्टों में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसको बोलते हैं म्यूटेक्स भी बोलते हैं। इंश्योर ओनली वन थ्रेड एक्सेस ए क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि ये हमें इंश्योर करता है कि वो जो पर्टिकुलर थ्रेड है, एक ही थ्रेड एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारा क्रिटिकल कोड है उसको एक ही टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाए। सेकंड क्या आता है फिर हमारा? कोऑर्डिनेशन मैनेजेस द इंटरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द थ्रेड्स। कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो थ्रेड का आपस में इंटरेक्शन है और उनका एग्जीक्यूशन है उनके ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं वाया थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के। हम अपने प्रोग्राम के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? हाउ टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन इन जावा? जावा प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मैकेनिज्म। दो तरीके का मैकेनिज्म हमें जावा प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एंड मेथड्स। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड के थ्रू हम अपने सिंक्रोनाइजेशन को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है? सिंक्रोनाइज एन इंटायर मेथड। जब हम पूरे पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड मेथड बोल देते हैं। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक सिंक्रोनाइज ओनली पार्ट ऑफ द मेथड। जब हम पूरे मेथड के एक स्पेसिफिक पार्ट को ही ओनली सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स दिया हुआ दोनों का कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड कैसे कर सकते हैं। हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करके हम जिस मेथड के साथ में सिंटैक्स के सिग्नेचर के साथ में हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो मेथड हमारा सिंक्रोनाइज्ड मेथड बन जाता है। और जब हम किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर ओनली सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के साथ में एक पर्टिकुलर ब्लॉक के एक उस पर्टिकुलर मेथड के सेक्शन को यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है। वो एक मेथड के अंदर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिंटैक्स में लिया पब्लिक वाइड, एक हमारा मेथड है पब्लिक वाइड मेथड, और उसके अंदर फर्दर जो हमारा लाइंस ऑफ कोड है उसको हमने एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर रखा है। तो इन दोनों वे में हम दोनों वे को यूज करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपना सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को अचीव कर सकते हैं। सेकंड चीज हम कैसे कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर? लॉक इंटरफेस के थ्रू। हमारे पास जावा के अंदर एक लॉक इंटरफेस है, जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट डॉट लॉक्स। इस इंटरफेस के थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की बजाय। एक्सप्लिसिटली एक्वायर एंड रिलीज लॉक्स। इसमें क्या करते हैं? हम एक पर्टिकुलर थ्रेड पहले एक लॉक को एक्वायर करता है और जब उस पर्टिकुलर थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो लॉक को रिलीज करता है ताकि उस पर्टिकुलर सीपीयू यूटिलाइजेशन को सीपीयू किसी अदर थ्रेड को ताकि वो टाइम अलोकेट कर सके टू परफॉर्म अनदर टास्क। सिंटैक्स क्या है इसका? हम लॉक इंटरफेस का एक लॉक इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक क्लास है हमारे जावा के अंदर जो री एंटर री एंटर लॉक एक क्लास है जो लॉक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। हम उस री एंटर लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उस ऑब्जेक्ट के भी पे हम लॉक को एक्वायर कर सकते हैं और फिर लॉक को अनलॉक कर सकते हैं यानी कि रिलीज कर सकते हैं। जब हमारा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लॉक को एक्वायर करता है तो उस टाइम पे जो थ्रेड जिस थ्रेड के पास वो लॉक होगा वो थ्रेड अपना टास्क परफॉर्म करेगा, और जब उसका टास्क परफॉर्म हो जाए कंप्लीट हो जाएगा उस टास्क का एग्जीक्यूशन तो वो उस पर्टिकुलर लॉक को रिलीज कर देगा। थ्रेड एक होता है थ्रेड कोऑर्डिनेशन। जब एक हमने डिस्कस किया था वहां पिछली स्लाइड पे कि हम दो तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। एक तो क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंट होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन होता है। अब थ्रेड कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं? हम थ्रेड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जावा के अंदर तीन मेथड्स हैं, वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल।
हम पिछले सेशन में जब हमने थ्रेड का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, तो उस केस में भी, उस टाइम पे भी हमने ये तीनों मेथड्स को डिस्कस किया था। वेट, नोटिफाई और नोटिफाई कैसे वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? allows thread to wait for certain conditions and notify others when conditions change. use with synchronized block, हम इन तीनों मेथड्स को synchronized block के साथ में यूज करते हैं to coordinate thread, to make the inner coordination between the threads. तो ये सारी चीजें हम दो तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू या फिर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के थ्रू, या फिर सेकंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं, वो है लॉक इंटरफेस के थ्रू। तो एक बार इन दोनों मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम में, अपने विजुअल स्टूडियो पे एक प्रोग्राम बना के वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन वाया सिंक्रोनाइज्ड मेथड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन अपने लॉक इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके लिए पहले काम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम ले लेते हैं वर्किंग ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मेथड। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इससे ऊपर एक क्लास और ले लेते हैं पहले, जिसमें हम अपने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्लास और ले लेते हैं। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं टेस्ट सिंक्रोनाइज्ड मेथड। और ये क्या करेगी, हमारे इम्प्लीमेंट्स करेगी, किसको करेगी, रनेबल इंटरफेस को। इसके अंदर में काम करते हैं, पहले अपना एक प्राइवेट काउंटर डिफाइन कर लेते हैं। वो काउंटर होगा हमारा इंटीजर टाइप का, इंट काउंटर, और उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से। फिर हम काम करेंगे, हम अपना एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सिंक्रोनाइज्ड, और इसको क्या करते हैं, हम मेथड का नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे। काउंटर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, काउंटर प्लस प्लस। फिर हम एक काम करेंगे, एक और मेथड बनाते हैं जिसके थ्रू हम काउंटर के फाइनल रिजल्ट को गेट करवाएंगे। उसको क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड नहीं, पब्लिक इंट। एक्चुअल में हमें ये जो देना पड़ेगा, ये हमें यहाँ देना पड़ेगा, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वाइड। यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड इंट, और देते हैं गेट काउंट। एक मेथड बना देते हैं, इसमें क्या करवाएंगे, हम रिटर्न, इसको काउंट को रिटर्न करवा देते हैं, हम काउंटर को। और हमने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो रनेबल इंटरफेस का जो रन मेथड है उसको हमें ओवरराइड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरराइड रन मेथड ऑफ रनेबल इंटरफेस।
कैसे कर सकते हैं हम? पब्लिक वॉइड रन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेते हैं हम, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं काफी बड़ी लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंस समझना है कि एक्चुअल में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के साथ में सिंक्रोनाइज्ड मेथड के विदाउट और विद हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, ताकि हम डिफरेंस समझ पाए। आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो इंक्रीमेंट मेथड है उसको कॉल करवा लेंगे। ये हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट सिंक्रोनाइज्ड मेथड, उसको अंदर हमने उस क्लास के थ्रू हमने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाया है। फिर हमने क्या किया है, एक प्राइवेट टाइप का एक काउंटर वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप में, और उसको हमने इंक्रीमेंट मेथड के थ्रू इंक्रीमेंट करवाया है, और एक गेट काउंट मेथड दिया जिसके थ्रू हमें उस काउंटर की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी मेन क्लास के अंदर पहले अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया उस क्लास का एक बार एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रेफरेंस बना लेते हैं। इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, टेस्ट काउंटर न्यू क्लास नेम, ये हमारा उस क्लास का रेफरेंस बन गया। तो हमें जब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस केस में हम थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, हम जो हमारी मेन क्लास है थ्रेड है, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे थ्रेड, और उसके अंदर क्या करेंगे हम, न्यू थ्रेड, और जो हमारा रेफरेंस है, जो क्लास हमारे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उस रेफरेंस को यहाँ पे थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा एक थ्रेड क्रिएट हो गया है। अब ये हमारा न्यू स्टेट में है, जैसे हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, ये हमारा न्यू स्टेट में है। इसको अगर रनिंग स्टेट में लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें काम करते हैं, 2 थ्रेड बनवाते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि सिंक्रोनाइजेशन में कैसे काम करेगा। T1 और T2 2 थ्रेड बना लेते हैं यहाँ पे, ये T2 ले लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अभी फिलहाल न्यू स्टेट में है, इसको रनेबल स्टेट में लाने के लिए क्या करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही हमारा ये रनेबल स्टेट में आता है तो स्टार्ट मेथड इनडायरेक्टली हमारे जो रन मेथड है रनेबल क्लास का जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, रनेबल इंटरफेस जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसको कॉल करवाता है, और इसके थ्रू जो हमारा रन मेथड के अंदर जो हमने टास्क परफॉर्म करवाना है थ्रेड से, वो टास्क परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम एक बार टास्क परफॉर्म होने के बाद इस पर्टिकुलर थ्रेड को टर्मिनेशन स्टेट तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है हमारे थ्रेड के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो उसको हमें अपने ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ही हैंडल करवाना चाहिए, ताकि हमारा प्रोग्राम मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैच ब्लॉक लेते हैं। कैच ब्लॉक में कैसा हमारे पास क्या एक्सेप्शन आ सकता है थ्रेड केस में, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्या आएगा ई, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ई डॉट, या तो हम सिंपल कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एक स्टेटमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे, मेन थ्रेड गोट main thread is interrupted। और अगर हमारे
थ्रेड में कोई एरर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल काउंट होगा हमारा उसको हम यहाँ पे गेट करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल काउंट इज कितना होगा, कैसे होगा हमारा वो, हमारी क्या है, टेस्ट काउंटर जो हमारी क्लास का रेफरेंस जो हमारा टेस्ट सिंक्रोनाइज मेथड क्लास है उसका जो वेरिएबल है टेस्ट काउंटर डॉट गेट काउंट मेथड जो है जिसके थ्रू हम काउंट को एक्सेस करवा सकते हैं, यहाँ पे कॉल करवाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर अपने जो हमने थ्रेड स्टार्ट करवाए थे उनको टर्मिनेशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, T1 डॉट ज्वाइन एंड T2 डॉट ज्वाइन। ये हमने क्या किया यहाँ पे, अपने जो दो थ्रेड स्टार्ट करवाए थे हमने और जिनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाया था हमने, तो ये T2 डॉट ज्वाइन और T2 डॉट ज्वाइन मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ये थ्रेड जो एग्जीक्यूशन में है कब टर्मिनेट होएंगे और कब इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होएगा। तो ये इस ओवरऑल प्रोग्राम को एक बार हम टेस्ट करने के लिए पहले एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं, Ctrl+C Ctrl+S डॉट जावा। क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पे हम कंकैटिनेशन देना भूल गए, Ctrl+S। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, एक बार अपन प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं हम। ये आप ध्यान से देखोगे हमारा क्या है, टेस्ट फाइनल काउंट क्या है हमारा, 2 लाख आया है, क्योंकि हमने क्या किया है, लूप को 1 लाख टाइम पे इटरेट करवाया है और हर 2 थ्रेड क्रिएट करवाया हमने T1 T2, और इनके थ्रू हमने T1 थ्रेड के थ्रू और T2 थ्रेड के थ्रू हमने जो इंक्रीमेंट मेथड है उसको कॉल करवाया है। तो 2 बार 2 थ्रेड इसको इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करवा रहे हैं, इसलिए ये हमारा जो लूप चला था 1 लाख टाइम, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आए 2 लाख टाइम। तो ये हमारा एग्जैक्टली प्रॉपर वे में काम कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पे जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है काउंटर, उसको एक ही थ्रेड एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर पा रहा है। लेकिन अगर हम सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक या सिंक्रोनाइजेशन मेथड को यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर से सिंक्रोनाइज जो मेथड है उसको नॉन सिंक्रोनाइज मेथड बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये सिंक्रोनाइज वर्ड है इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम गेट काउंटर से भी हम सिंक्रोनाइज वर्ड को कीवर्ड को हटा देते हैं ताकि ये हमारे नॉर्मल मेथड बन सके। तो Ctrl+S करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमारी वैल्यू देखो, एक इनकंसिस्टेंसी है, हो तो क्या रहा है, हमारा लूप उतनी बार चल रहा है उतनी बार, लेकिन क्या हो रहा है कि जितनी बार भी ये थ्रेड आपस में शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की वैल्यू को ओवरराइड कर रहे हैं, और जिस ओवरराइड की इश्यू की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए था एक्चुअल में 2 लाख आना चाहिए था इसका आउटपुट, क्योंकि 1 लाख बार हमारा ये फॉर लूप इटरेट कर रहा है इंक्रीमेंट मेथड को और 2 थ्रेड इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट में हमारा पास रिजल्ट आना चाहिए था 2 लाख, जैसे कि हमारे पहले बार में आया था जब हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया था। लेकिन विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किए जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में, तो हमारे रिजल्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, जिस वजह से हमारी जो आउटपुट डिजायर आउटपुट आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। तो इस इश्यू को दूर करने के लिए ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि जो हमारे मल्टीपल थ्रेड कंकरेंट वे में एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेयर्ड रिसोर्स को, तो उसके थ्रू हमारे डेटा के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए और हमारा रिजल्ट जो है डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलनी चाहिए वो मिले। तो एक बार दोबारा इस प्रोग्राम को वापस सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारा आउटपुट वापस वही आती है या नहीं आती। हम करते हैं Ctrl+Z Ctrl+S और वापस अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। ये वापस हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट 2 लाख जो हमारी आनी चाहिए थी बाई सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म वो हमारे पास अचीव हो रही है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू हमने सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करवाया है वाया सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू। हम क्या कर सकते हैं,
जो सेकंड में प्रोसेस था हमारा जिसके थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं, वो है हमारा लॉक इंटरफेस के थ्रू। तो उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज को देख सकें हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम पहले तो यहाँ से इनको नॉर्मल मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, जो लॉक इंटरफेस है हमारा, वो कहाँ पे अवेलेबल है, एक बार उसको इंपोर्ट कर लेते हैं उस पैकेज को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट concurrent CURRENT concurrent डॉट logs डॉट log। एक सेकंड, जो हमारा क्लास है इसके अंदर क्या है, इंपोर्ट जावा, ओके यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है, इसको एज इट इज ले लेते हैं हम यहाँ पे। डॉट री एंट्रेंट लॉक। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करके देखते हैं कि हमने एग्जैक्टली यही चीज ठीक ठीक ली है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें जो री एंट्रेंट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें लॉक यहाँ पे ले लेते हैं लॉक, और यहाँ पे क्या करते हैं न्यू, और क्या है री एंट्रेंट लॉक। और इसके अंदर जब हम ये यूज करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक बार कंट्रोल एस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीमेंट मेथड है उसके अंदर हम एक ट्राई कैच का यूज करेंगे। ट्राई, और जो ये इंक्रीमेंट है इससे हम क्या करेंगे, पहले ट्राई के अंदर क्या करेंगे, लॉग को एक्वायर करेंगे। पहले कैसे करेंगे, लॉग डॉट एक मेथड होता है लॉग डॉट, ये हमें सजेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या होता है लॉग डॉट गेट लॉग। देखते हैं एक बार प्रोग्राम को सेव करवा के देखेंगे क्या इशू आएगा क्या नहीं आएगा। और गेट लॉग करके फिर हम अपने जो काउंटर है उसको इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करवाते हैं अपने काउंटर को। और ट्राई कैच ब्लॉक के साथ में हमने जब हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पर देते हैं तो क्या होता है, एक फाइनली ब्लॉक भी होता है। हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक का यूज करेंगे यहाँ पे। फाइनली, फाइनली ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, इस लॉक को रिलीज करवाएंगे। लॉक डॉट अनलॉक एक मेथड होता है। तो इसके थ्रू हमने क्या किया है, पहले तो हमने लॉक एक्वायर किया है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर लॉक टू परफॉर्म टास्क, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हम लॉक को। रिलीज लॉक टू परफॉर्म लॉक आफ्टर परफॉर्म टास्क। और नीचे में सेम वही काम कर रहे हैं कि हमने जो गेट काउंट के थ्रू हमें जो फाइनल काउंट आ रहा है वो काउंट हम यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर गेट करवा रहे हैं यहाँ पे। और इंक्रीमेंट के थ्रू क्या नाम है इसके, रनेबल इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मेथड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई इशू है। यस इशू है, ये बोल रहा हमें गेट लॉक, यानी कि मेथड कुछ हो रहा है वहाँ पे। एक बार देखें क्या है, डॉट लॉक होता है, लॉक और अनलॉक होता है, गेट लॉक नहीं। कंट्रोल एस, लॉक और अनलॉक दो मेथड होते हैं। लॉक के थ्रू हम लॉक को एक्वायर करते हैं, अनलॉक के थ्रू हम लॉक को रिलीज करते हैं। तो एक बार हम अपने प्रोग्राम को दोबारा कंसोल को क्लीन करवाते हैं पहले, और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे भी सेम आउटपुट मिली हमें, लॉक इंटरफेस के थ्रू भी हमें हमें एग्जैक्टली हमारा जो लूप चल रहा है
1 लाख टाइम चला है, तो इसलिए 2 थ्रेड हमारे इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं 1 बाय 1 इन सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू। तो इस वजह से हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट है वो कंसिस्टेंट वे में हमारे पास आई है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम लॉक इंटरफेस का यूज ना करते और विदाउट लॉक इंटरफेस के हमें विदाउट सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते तो क्या इशू आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है इसको हम कमेंट करवा देते हैं, और जो हमारी काउंट प्लस प्लस वाली काउंटर प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट है उसको यहाँ से कंट्रोल सी करके इससे बाहर ले आते हैं, और वहां पे भी उसको लॉक वाला है ये, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं अपने प्रोग्राम को एक बार, और एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जैसे कि हमने लास्ट उसमें प्रोसेस में देखा था, सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू देखा था। अगर हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड को यूज नहीं करते अपने प्रोग्राम के अंदर और मल्टीपल थ्रेड्स को शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारे डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, और जो हमारा फाइनल काउंट आ रहा है वो एग्जैक्ट काउंट नहीं आ रहा जो हमारे डिजायर रिजल्ट हमारे पास आनी चाहिए। तो इसी इसको हम सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को क्यों इंपॉर्टेंट कहते हैं अपने मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में, इसीलिए कहते हैं ताकि जब हमारे मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में मल्टीपल थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को शेयर्ड डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो 1 बाय 1 ही उसको एक्सेस कर पाए, ताकि हमारे डेटा के अंदर एक इनकंसिस्टेंसी ना आए, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो एक कंसिस्टेंट वे में हमारे पास अचीव होके आए। तो इस दोनों मेथड के थ्रू हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू और लॉक इंटरफेस के थ्रू हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लिया है कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है जावा के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है कि आपको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने में कोई इशू आ रहा है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, और फिर हम आपके कमेंट के थ्रू आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।